हे गाइस, वेलकम बैक। पिछले वीडियो तक हमने पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब हम पढ़ेंगे मेम्ब्रेन एक्चुअली फ्लूइड होती क्यों है और कौन कौन से फैक्टर इसकी फ्लूइडिटी को कंट्रोल करते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सोचो दो रोड है, एक रोड बिल्कुल स्मूथ है, दूसरी रोड पर ट्रैफिक जैम है। किस रोड पर व्हीकल्स आसानी से मूव करेंगे? ऑब्वियसली स्मूथ वाली रोड पर। बिल्कुल वैसे ही मेम्ब्रेन के अंदर भी लिपिड्स कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। उनकी मूवमेंट ही मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को डिसाइड करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ फॉस्फोलिपिड से नहीं बनी होती, इसमें 3 मेजर लिपिड क्लासेस होती है। सबसे पहली फॉस्फोलिपिड, सबसे अबंडेंट, ये बाइलेयर बनाते हैं। फिर आते हैं ग्लाइकोलिपिड, लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट। मोस्टली मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर यही होता है, ये सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करता है। फिर आते हैं कोलेस्ट्रॉल, ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है और ये मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को रेगुलेट करता है। स्टूडेंट्स इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि क्या कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन को हार्ड बनाता है या फ्लूइड। सिचुएशन के अकॉर्डिंग दोनों हो सकता है, इसीलिए कोलेस्ट्रॉल को फ्लूइडिटी बफर भी बोलते हैं। जब टेम्परेचर बहुत हाई हो, मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा फ्लूइड हो जाती है, तब कोलेस्ट्रॉल लिपिड्स की मूवमेंट को रेस्ट्रिकेट करता है और फ्लूइडिटी कम करता है। लेकिन जब टेम्परेचर बहुत लो हो, मेम्ब्रेन रिजिड होने लगती है, तब कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड्स को टाइटली पैक होने से रोकता है, फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। मतलब हाई टेम्परेचर में फ्लूइडिटी कम करता है और लो टेम्परेचर में फ्लूइडिटी को बढ़ाता है। अब आते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पर। डबल बॉन्ड्स मेम्ब्रेन को कैसे अफेक्ट करते हैं, देखते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में सिस डबल बॉन्ड होता है। ये फैटी एसिड चेन में बैंड या किंक बना देता है। लिपिड्स टाइटली पैक नहीं हो पाते, मेम्ब्रेन ज़्यादा फ्लूइड हो जाती है। और सैचुरेटेड फैटी एसिड, इनमें डबल बॉन्ड नहीं होता, चेन सीधी होती है, टाइटली पैक होती है और फ्लूइडिटी कम। मतलब हाई टेम्परेचर मोर मूवमेंट, मोर फ्लूइड मेम्ब्रेन, लो टेम्परेचर लेस मूवमेंट, रिजिड मेम्ब्रेन। अब सवाल आता है, मेम्ब्रेन किस टेम्परेचर पर फ्लूइड से जेल स्टेट में कन्वर्ट होती है? इसी टेम्परेचर को बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। नाउ लेट्स सी सम फैक्टर्स अफेक्टिंग मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। ये डायरेक्ट पार्ट बी के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर फ्लूइडिटी इंक्रीज करनी है तो टेम्परेचर हाई, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड शॉर्ट फैटी एसिड चेन, और अगर कम करनी है फ्लूइडिटी तो सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड लॉन्ग फैटी एसिड चेन, wherein cholesterol acts as fluidity buffer। अब आते हैं मेम्ब्रेन एसिमेट्री पर। मेम्ब्रेन की दोनों लेयर सेम नहीं होती। आउटर लीफलेट और इनर लीफलेट की लिपिड कंपोजिशन डिफरेंट होती है। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेम्ब्रेन एसिमेट्री। फॉर एग्जांपल, आउटर लीफलेट में ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन ज़्यादा होते हैं और इनर लीफलेट में सिग्नलिंग लिपिड्स और साइटोस्केलेटन एसोसिएटेड प्रोटीन्स ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा मेम्ब्रेन कम्प्लीटली यूनिफॉर्म नहीं होती है। मेम्ब्रेन में कुछ स्पेशल माइक्रोडोमेन्स होते हैं, इन्हें बोलते हैं लिपिड राफ्ट्स। ये कोलेस्ट्रॉल और स्पिंगोलिपिड रिच होते हैं। लिपिड राफ्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये सेल सिग्नलिंग, प्रोटीन सॉर्टिंग, एंडोसाइटोसिस एंड इम्यून सेल एक्टिवेशन में हेल्प करते हैं। अब देखते हैं फ्लूइडिटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर मेम्ब्रेन रिजिड हो जाए, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, सिग्नल रिसीव नहीं होंगे, एंडोसाइटोसिस नहीं होगा और सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए मेम्ब्रेन का डायनेमिक रहना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन्स पर। अगर लिपिड्स मेम्ब्रेन की वॉल है तो प्रोटीन मेम्ब्रेन के वर्कर्स हैं। मेम्ब्रेन के लगभग सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्रोटीन्स ही परफॉर्म करते हैं। सोचो एक एयरपोर्ट है, बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन अगर पायलट, सिक्योरिटी स्टाफ और पैसेंजर्स ही ना हो तो एयरपोर्ट का क्या फ़ायदा। बिल्कुल वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स बिल्डिंग है और प्रोटीन्स उस बिल्डिंग को फंक्शनल बनाते हैं। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के टोटल 3 टाइप्स होते हैं, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। और ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, इन्हें बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। ये लिपिड बाइलेयर के अंदर एम्बेडेड होते हैं। कई प्रोटीन्स पूरे मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं और इन्हें बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, हाइड्रोफोबिक रीजन में मेम्ब्रेन के अंदर
हाइड्रोफिलिक रीजन में मेम्ब्रेन के बाहर। ये स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं और इजीली रिमूव नहीं किए जा सकते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन्स का रोल ट्रांसपोर्ट, रिसेप्टर, एंजाइम, सेल एडिशन एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन में होता है। नेक्स्ट आते हैं पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ये मेम्ब्रेन के सरफेस पर लूजली अटैच्ड होते हैं, बायलेयर के अंदर नहीं जाते हैं। ये साइटोप्लाज्मिक साइड या एक्स्ट्रासेलुलर साइड दोनों पर हो सकते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन में वीक इंट्रैक्शंस होते हैं, ये इजीली रिमूव हो जाते हैं, मोस्टली साइटोस्केलेटन से एसोसिएटेड होते हैं। इनके फंक्शंस है स्ट्रक्चर सपोर्ट, सेल सिग्नलिंग, एंजाइम एक्टिविटी एंड साइटोस्केलेटन अटैचमेंट। नेक्स्ट आते हैं लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स। ये डायरेक्टली मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होते, ये एक लिपिड मॉलिक्यूल के थ्रू मेम्ब्रेन से अटैच रहते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स। ये सिग्नलिंग पाथवे में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब अगर प्रोटीन्स के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाए तो क्या बनेगा? तो बनेगा ग्लाइकोप्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट चेन हमेशा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस की तरफ होती है। इसका फंक्शन है सेल रिकॉग्निशन, सेल एडिशन, इम्यून रिकॉग्निशन, रिसेप्टर फंक्शनिंग। फॉर एग्जाम्पल ABO ब्लड ग्रुप एंटीजेंस, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स या ग्लाइकोलिपिड से एसोसिएटेड होते हैं। याद है पिछले एपिसोड में हमने देखा था लिपिड और कार्बोहाइड्रेट मिलाकर ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं। ये भी आउटर लीफलेट में ही प्रेजेंट होते हैं और सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं। सेल के आउटर सरफेस पर कार्बोहाइड्रेट रिच कोटिंग को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स की कार्बोहाइड्रेट चेन से मिलकर बनाते हैं। इसका फंक्शन है सेल प्रोटेक्शन, रिकॉग्निशन, एडिशन, इम्यून रिस्पॉन्स एंड लुब्रिकेशन। ये स्पेशली एपिथेलियल सेल में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब सवाल आता है, हार्मोन्स और ग्रोथ फैक्टर सेल के अंदर कैसे सिग्नल भेजते हैं? इनका आंसर है मेम्ब्रेन रिसेप्टर के थ्रू। ये मोस्टली इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं जो सिग्नल से बाइंड करते हैं और सेल के अंदर रिस्पॉन्स स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ये दो टाइप्स के होते हैं, चैनल प्रोटीन्स जो कि पोर बनाते हैं और सब्सटेंसेस डिफ्यूजन से मूव करते हैं, एंड सेकंड कैरियर प्रोटीन्स, सब्सटेंस से बाइंड करते हैं, शेप चेंज करते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट कंप्लीट होता है। अब प्रीवियस वीडियो से आपके लिए एक सवाल, इंटीग्रल प्रोटीन्स मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होते हैं, ये प्रूफ कैसे हुआ था? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सोचो एक सोसाइटी का गेट है, क्या हर इंसान बिना परमिशन के अंदर आ सकता है? बिल्कुल नहीं। कुछ लोग सीधे आ सकते हैं, कुछ को सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है और कुछ को एंट्री ही नहीं मिलती। बिल्कुल वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी डिसाइड करती है कौन सेल के अंदर जाएगा और कौन नहीं। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। कौन से मॉलिक्यूल इजीली पास करते हैं? तो स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये डायरेक्टली लिपिड बायलेयर क्रॉस कर लेते हैं। लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जैसे स्टेरॉइड हार्मोन, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, ये भी आसानी से मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। और कौन इजीली पास नहीं कर सकता है? तो इसका आंसर है चार्ज्ड आयंस, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन। इन्हें चैनल या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की ज़रूरत होती है। लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, अमीनो एसिड, इन्हें भी कैरियर प्रोटीन की हेल्प से ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। मैक्रोमॉलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन्स, DNA, पॉलीसेकेराइड, ये डायरेक्टली मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी ऑर्डर। सबसे ज़्यादा परमिएबल होते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, स्टेरॉइड हार्मोन्स, उसके बाद वाटर, देन ग्लिसरॉल, ग्लूकोज, आयंस, और सबसे कम परमिएबल होते हैं आयंस। ये ऑर्डर याद रखना। अब सोचो साइंटिस्ट लैब में आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन बना सकते हैं। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है लाइपोसोम्स। लाइपोसोम्स फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बने स्पेरिकल वेसाइकल्स होते हैं। ये बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे होते हैं। इनका यूज़ होता है ड्रग डिलीवरी, जीन डिलीवरी, वैक्सीन रिसर्च, टारगेटेड थेरेपी, और ये बायोटेक्नोलॉजी में, मेडिसिन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब आते हैं आरबीसी की मेम्ब्रेन पर। आरबीसी का शेप बाइकॉन्केव क्यों होता है? इसका एक सिंपल सा रीज़न, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, अंदर एक प्रोटीन नेटवर्क भी होता है। आरबीसी मेम्ब्रेन का सबसे इम्पॉर्टेंट साइटोस्केलेटल प्रोटीन है
जो कि मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी को भी प्रोवाइड करता है। ये है स्पेक्ट्रीन। नेक्स्ट आता है स्पेक्ट्रीन को मेम्ब्रेन प्रोटीन से अटैच करने का काम करता है एंकीरिन। अगर स्पेक्ट्रीन या एंकीरिन डिफेक्टिव हो जाए तो डिसीजेज हो सकती हैं। हेरिडेटरी स्पाइरोसाइटोसिस, आरबीसी स्पेरिकल शेप की हो जाती है और जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसी से मुझे एक और सवाल याद आया, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए तो सेल क्या करेगा? सेल के पास मेम्ब्रेन रिपेयर मैकेनिज्म भी होना चाहिए ना। तो हाँ, होता है। कैल्शियम आयन डैमेज डिटेक्ट करते हैं, वेसाइकल्स मेम्ब्रेन से फ्यूज़ होते हैं और मेम्ब्रेन रिपेयर हो जाती है। हर सेल के सरफेस पर स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। यह आइडेंटिफाई करते हैं कि सेल अपनी ही या फॉरेन है। इम्यून सिस्टम इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। अब इतना सब हो गया तो हमें ये तो पता चल गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमिएबल है, लिपिड बाइलेयर एम्फीपैथिक फॉस्फोलिपिड से बनती है, कोलेस्ट्रॉल फ्लूइडिटी मेंटेन करता है, ग्लाइकोकैलिक्स सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करता है, लिपोसोम्स आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन है, स्पेक्ट्रिन आरबीसी की मेम्ब्रेन को सपोर्ट करता है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आप इससे रिलेटेड सारे बीवाई के क्वेश्चंस लगा कर देखिए, जो लग रहे हैं वो ठीक, जो नहीं लग रहे हैं आप वो क्वेश्चंस मुझे कमेंट्स में डाल दीजिए, मैं उनका आंसर ज़रूर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।